हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं MSN एक्सप्रेस शो और न्यू टॉपिक इज हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट मीन्स क्या है, थायराइड के जो सिक्रेटरी हॉर्मोन्स हैं T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाना। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। इट मीन्स ये दो हॉर्मोन्स है, इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे जो मेटाबॉलिक स्टेट है या मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। सो इसको हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर मीन्स होता है टू मच, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। यदि ओवर प्रोडक्शन वाली कंडीशन है सो इसलिए इस डिजीज़ को हम ये भी बोलते हैं ओवर एक्टिव थायराइड। सो इट मीन्स क्या है, इसमें जो थायराइड हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। सो अब हम आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन में क्या है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई हाइपरमेटाबोलिक स्टेट ड्यू टू इंक्रीज्ड सीरम T3 एंड T4 hormones which both the hormones secreted by thyroid glands. Another definition है इसकी हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विथ सस्टेंस का अर्थ होता है कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। There are two terms in this disease. First is thyrotoxicosis and second is hyperthyroidism. इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली भी हम यूज करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें यहाँ समझना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस है क्या। इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ एक्सेस सर्कुलेटिंग थायराइड हॉर्मोन्स विच इज T3 एंड T4 इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। सो ये जो T3 और T4 है, इनका एक्सेस यदि होता है उसके दो रीजन है। पहला तो थायराइड ग्लैंड से यदि हो रहा है तो, और दूसरा एक्स्ट्रा थायरोइडल। अभी एक्स्ट्रा थायरोइडल में सबसे पहले है एक्सेस थायराइड हार्मोन थेरेपी, और दूसरा है इसमें आयोडीन कंटेनिंग ड्रग्स। उसको हम ये भी बोलते हैं आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म। सो इसका अदर सोर्स भी है अदर देन थायराइड ग्लैंड। इसमें है, एक है एक्सेसिव थायराइड हार्मोन थेरेपी और दूसरी है आयोडीन कंटेनिंग ड्रग्स। सो ये दोनों रीजन भी इसके साथ हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस। अब हम देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म क्या है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इट मीन्स स्पेसिफिक टू थायराइड ग्लैंड। सो जिससे क्या T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। सो एक तो इसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। सो ये थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म को इंटरचेंजेबली भी हम यूज़ करते हैं। सो हम इसको ये भी बोल सकते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की एक फॉर्म है क्या है, हाइपरथायराइडिज्म, या फिर इसका एक ये क्या है, टाइप है हाइपरथायराइडिज्म। सो किसी पेशेंट को यदि ये डिजीज़ होती है सो थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म हो भी सकता है। इट मीन्स विथ हाइपरथायराइडिज्म, और दूसरा हो जाएगा विदाउट हाइपरथायराइडिज्म। नाउ कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। फर्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज। ये मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरथायराइडिज्म का, which is responsible for 75%. It means it accounts for 75% of cases of hyperthyroidism. Next is multinodular goiter, and next is autonomously functioning thyroid nodules. ये दोनों क्या करते हैं, ये इसकी और एक्टिविटी, इस मीन्स इसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, जो मोस्ट कॉमन है, ग्रेव्स डिजीज़। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है विच इज़ अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ हाइपरथायराइडिज्म केसेस।
इसके अलावा टॉक्सिक एडिनोमा, मल्टी नोडुलर गोइटर और थायरॉइडाइटिस। ये क्या करते हैं कि जो सेल्स हैं उनमें चेंजेस जैसे हाइपरप्लेजिया, उसके साथ साथ आवर स्टिमुलेशन ऑफ जो थायराइड एपिथेलियम है वो, उसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ जो फॉलिकल्स एंड फॉलिकुलर एपिथेलियम, दिन में डिस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से ये चेंजेस इसमें आते हैं। जिससे क्या होगा, जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं, थायराइड जो हॉर्मोन्स है T3 T4 है, उनका एक्सेस हो जाएगा। इट मीन्स वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है। उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो है, सबसे पहले सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है गट में गट की हाइपर मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे पेशेंट को डायरिया हो जाएगा और इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद में CNS जो सिस्टम है उसका स्टिमुलेशन होता है। उसमें क्या होगा, नर्वसनेस, ट्रीमर, हाइपरकाइनेसिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया और पुअर अटेंशन। उसके बाद साथ साथ स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, इट मीन्स डायफिरेसिस भी पेशेंट को होता है। उसके साथ साथ सेकंड जो है, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। इरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट यदि बढ़ता है उस कंडीशन में पेशेंट को टेकीकार्डिया हो जाएगा, पाल्पिटेशंस और एक्सरसाइज जो टॉलरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद थर्मोजेनेसिस में क्या होगा, पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस, एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी और वेट लॉस इंक्रीज हो जाएगा। ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। नाउ मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जो अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी के साथ में देखे वही सेम सिम्टम्स हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है एज पर सिस्टम्स। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, इसमें वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज्ड एपेटाइट, सबसे पहले वेट लॉस। उसके साथ हीट रिलेटेड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हीट इंटॉलरेंस, एक्सेसिव स्वेटिंग और पोलीडिप्सिया। उसके बाद हम सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। CVS में कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से पेशेंट को टेकीकार्डिया, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन और इरेगुलर हार्ट बीट, इसको हम बोल सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद GI सिस्टम में देखते हैं, GI में डायरिया, इट मीन्स हेवी डेफिकेशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल टेंडरनेस भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं नर्वस सिस्टम में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो ट्रीमर्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिविटी और हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। उसके साथ नर्वसनेस, कंसंट्रेशन, एंग्जाइटी, डिस्टर्ब स्लीप और वीकनेस देखने को मिलती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिलेटेड है, पेशेंट को डिस्निया और टेकिपनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। उसके बाद स्किन से रिलेटेड है इंक्रीज्ड परस्पिरेशन, वार्म और मोइस्ट स्किन। दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू हाइपरथायराइडिज्म। इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर द पेशेंट। इसमें डायफोरेसिस है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, बाउल मूवमेंट इंक्रीज है और भी एब्डोमिनल टेंडरनेस है। ये सारे सिम्टम्स हैं हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है लैब फाइंडिंग्स। इसमें जो TSS लेवल चेक करेंगे वो TSS लेवल हमें डिक्रीज मिलेगा। उसके साथ में फ्री थायरोक्सिन लेवल भी चेक करते हैं, जो कि एलिवेटेड होता है। इट मीन्स थायराइड हार्मोन जो है वो एलिवेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं TRH, थायरोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, थायरोट्रोपिन है वो IV पेशेंट को इन्फ्यूज किया जाता है। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद में एक ब्लड सैंपल लेके पेशेंट के थायराइड ये TSS लेवल चेक करते हैं। यदि ये TSS लेवल इंक्रीज हुआ मिलता है हम कह सकते हैं
कि रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस में कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस है जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। और यदि ये TSS नॉर्मल मिलता है या फिर इसमें 2% ही इंक्रीज मिलता है इसके समथिंग, तो हम कह सकते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिस्टर्बेंसेस या डिसफंक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट है RAIU, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। इस टेस्ट में RAIU, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट में क्या होता है, आयोडीन 131 और आयोडीन 123 ये ओरली पेशेंट को दिया जाता है, जिसके बाद थायराइड स्कैन किया जाता है और उसके साथ साथ अपटेक टेस्ट या अपटेक चेक किया जाता है। इस अपटेक में यदि ये 35 से 95 के बीच में यदि रिजल्ट आता है तो ये कह सकते हैं कि पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज़ है। और ये जो अपटेक किया जाता है, पहला अपटेक 4 to 6 आवर्स आफ्टर किया जाता है और अनदर जो अपटेक किया जाता है वो 24 आवर्स के बाद में किया जाता है। इसमें यह है कि ये एज ए थायराइड फंक्शन के लिए करते हैं और ग्रेव्स डिजीज़ के साथ साथ अदर फॉर्म ऑफ कोई थायरोडाइटिस है ये है, सो उसके टेस्ट के लिए किया जाता है। यदि ये मोर देन 35 या फिर 35 to 95% के बीच में अपटेक आता है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज़ है। इसके साथ ही ये अपटेक लेस देन 2% यदि रहता है तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को थायरोडाइटिस है। और यदि मल्टी नोडुलर यदि गोइटर है सो इट मीन्स उसमें देखने को मिलेगी हाई नॉर्मल रेंज। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ दी हाइपरथायराइडिज्म। इसमें सबसे पहले है एंटी थायराइड ड्रग्स। उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर है प्रोपिल थायोयूरेसिल और दूसरी है मिथिमाजोल। ये 2 ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स को। और इसके बाद जो इम्प्रूवमेंट है वो कब स्टार्ट हो जाता है, इम्प्रूवमेंट बिगिनस 1 to 2 वीक्स आफ्टर स्टार्ट ऑफ द थेरेपी। उसके बाद में गुड रिजल्ट्स कब आना स्टार्ट हो जाते हैं, विदिन 4 to 8 वीक्स। उसके बाद ये जो थेरेपी है वो कितने टाइम तक कंटिन्यू करनी चाहिए, ये थेरेपी है कंटिन्यूड फॉर 6 to 15 months to allow for spontaneous remission which occurs in 20 to 40% of individual with hyperthyroidism। फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ये क्या करती है, डैमेज और डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यूज। ये क्या करती है, डैमेज और डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यूज। सो जिससे क्या होगा, लिमिटिंग थायराइड हार्मोन सिक्रेशंस, थायराइड जो हार्मोन्स है उनका सिक्रेशंस। और इसका क्या है, डिलेड रिस्पॉन्स होता है। इसका डिलेड रिस्पॉन्स है, इट मीन्स 2 to 3 months के बाद ही इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस इज आयोडीन। आयोडीन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन और उसके साथ साथ लुगोल सॉल्यूशन। इसमें क्या है, आयोडीन इज यूज्ड विद अदर एंटी थायराइड ड्रग्स टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर थायरोइडेक्टोमी और ट्रीटमेंट फॉर थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। ये है थायरोटॉक्सिस क्राइसिस है, टॉक्सिकोसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है। इट मीन्स एडवांस फॉर्म ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो डिक्रीजेज वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मेकिंग सर्जरी ईजियर एंड सेफर। और इसके जो मैक्सिमल जो इफेक्ट है वो सीन होते हैं विदिन 1 to 2 वीक्स। नेक्स्ट है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। उसमें कॉमनली जो यूज्ड है वो है प्रोपेनोलोल।
It is administered with anti-thyroid drugs. These are used for symptomatic relief. These are used for symptomatic relief of thyrotoxicosis that results from increased beta adrenergic receptor stimulation caused by excess thyroid hormones. So beta adrenergic blockers में कौन सा यूज करते हैं? प्रोपेनोलोल. नाउ सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो सर्जिकल प्रोसीजर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है थायरॉइडेक्टोमी. दोज इंडिविजुअल्स हु हैव अनरेस्पॉन्सिव विथ एंटी थायराइड थेरेपी, उसके लिए थायरॉइडेक्टोमी करते हैं. उसमें मोस्ट प्रीफर्ड सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है वो है सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी. उसके बाद मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर भी है, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक थायरॉइडेक्टोमी. अभी जो थायरॉइडेक्टोमी करते हैं इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? जो सबसे पहला तो हो गया अनरेस्पॉन्सिव विथ एंटी थायराइड थेरेपी, और उसके साथ साथ रिलेप्स आफ्टर इनिशियल थेरेपी विथ एंटी थायराइड ड्रग्स फॉर इंडिविजुअल विथ वेरी लार्ज गोइटर्स कोजिंग ट्रेकियल कंप्रेशन एंड फॉर इंडिविजुअल विथ पॉसिबल मेलिग्नेंसी है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? थायरॉइडेक्टोमी. बिफोर सर्जरी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं. सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग्स और आयोडीन और ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये ट्रीटमेंट्स पेशेंट को दिए जाते हैं फॉर यूथायरॉइड स्टेट. यूथायरॉइड इट मीन्स थायराइड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये स्टेप्स लिए जाते हैं. इसके साथ साथ ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन क्या करता है? इट रिड्यूसेस वेस्कुलराइजेशन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ हेमोरेज. सो ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, ये बिफोर सर्जरी लिए जाते हैं. नाउ न्यूट्रिशनल थेरेपी में पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देंगे विच इंक्लूड्स 4000 to 5000 किलो कैलोरी पर डे. ये क्यों देते हैं? टू सेटिस्फाई हंगर, और उसके साथ साथ टू प्रिवेंट टिश्यू ब्रेकडाउन when higher metabolism is present. उसके साथ साथ 6 फुल मील्स पर डे. स्नैक्स में क्या है? हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन ए, थायमिन B6 एंड विटामिन B6. और इसके साथ साथ प्रोटीन कंटेंट भी देना. प्रोटीन कंटेंट में 1 to 2 ग्राम पर kg एज आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रिशनल थेरेपी भी पेशेंट को देना चाहिए. सो ये हाइपरथायराइडिज्म है, यहीं पे फिनिश होता है. सो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए MSN एक्सप्रेसो. थैंक यू ऑल.